नमस्कार। मैं धनंजय कुमार द नागरिक में आपका स्वागत है। पटना गांधी मैदान में हर साल विजयदशमी के दिन मुख्यमंत्री यहाँ के जो है वो रावण के पुतले का दहन करते हैं। रावण के साथ मेघनाद और कुंभकर्ण होता है, लेकिन इस बार दहन नहीं कर सके। बारिश इतनी जोरदार हो गई कि रावण की मुंडी टूट करके गिर गई। और खबर है कि दिल्ली में भी नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी, वो दोनों भी जाने वाले थे रावण दहन के लिए, नहीं जा सके। वहां भी बारिश ने खलल डाल दी। दूसरी तरफ जो है वो कोलंबिया गए हैं राहुल गांधी। राहुल गांधी ने जो बोला है उसको लेकर के बीजेपी परेशान है। बीजेपी में भारी हंगामा मचा हुआ है। झंडू नेता से लेकर के बड़े नेता तक चिघाड़ रहे हैं। राहुल गांधी ने देश की गरिमा के साथ खिलवाड़ किया। राहुल गांधी ने देश के खिलाफ बोला। राहुल गांधी फलाना, राहुल गांधी ढिमकाना। अब देखिए, एक है रविशंकर प्रसाद जी, उन्होंने क्या कहा, एक खाली एक वानगी के तौर पे आपको सुना देता हूँ। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी भारत में भी देश और प्रधानमंत्री मोदी पर बेबुनियाद आरोप लगाते रहते हैं और विदेश में भी वही दोहराते हैं। राहुल गांधी ने कोलंबिया में कहा कि भारत में लोकतंत्र नहीं है और लोगों को बोलने की आजादी नहीं है। उन्होंने कहा कि जो रविशंकर प्रसाद है कि देखिए, खूब बोलते हैं राहुल गांधी, कहाँ राहुल गांधी को रोका गया। उसके बाद राहुल गांधी वहां कोलंबिया की EIA यूनिवर्सिटी में संवाद कार्यक्रम के दौरान बोल रहे थे और भारतीय लोकतांत्रिक व्यवस्था पर टिप्पणी की। और उन्होंने कहा कि भारत में कई धर्म, परंपराएं और भाषाएं हैं और लोकतंत्र इन सबको जगह देती है, लेकिन फिलहाल भारत में लोकतंत्र पर हर तरफ से हमला हो रहा है। अब एक और वानगी में दिखा हूं, राहुल गांधी जो कह रहे हैं और जो लद्दाख से एक महिला टीचर बोल रही है, उनको भी जरा सुनिए। कौन सी दुनिया में होता है कि सीधा शूट करे। मैंने काफी मैं ये बता देता हूँ उसका कि नेचर इतना अच्छा। मैं ये बता रहा हूँ कि ये जो टीचर है और एक लड़का उसमें जो मारा गया गोली में, 4 लड़के मारे गए लद्दाख में, जो सोनम वांगचुक, जिसके लिए जेल में बंद किए गए हैं देशद्रोह के आरोप में। तो लद्दाख में जो हिंसा, उसमें रिंचेन दादुल की टीचर है। रिंचेन की गोली मारकर हत्या कर दी गई। उसमें जो गोली चली उसमें मारे गए वो लड़का। वो बता रही हैं कि रिंचेन के पिता की बीमारी की वजह से मृत्यु हो गई। उनकी मां दिव्यांग है। टीचरों को धमकाया जा रहा है कि अगर आवाज उठाओगे तो बॉर्डर के पास भेज देंगे। सुनिए और इससे समझिए देश का लोकतंत्र कितना मजबूत है, आजादी कितनी है बोलने की। जो रविशंकर प्रसाद और भाजपा के तमाम नेता बकवास करते हैं, वो सुनिए। ये बकवास उनकी जो है उसको ये अंडरलाइन करता है, ये टीचर का रोल। सुनिए। वो पहले से ही अपने फैमिली में थोड़ा प्रॉब्लम की वजह से थोड़ा वो जोश वाला है, इसलिए वो आगे आया होगा, मुझे नहीं पता। पर उसने उस बच्चे ने इतना लाइफ में इतना डिफिकल्टीज उसने उठाया है, आप लोगों को नहीं पता है। मैंने 1 महीने पहले वो मुझे मिला था। मैंने बोला डाडूल, आप जो है ना वो आर्मी में ज्वाइन कर लो, कुछ नहीं वो अब सिलेक्ट हो जाओगे, इतने काबिल है बच्चे। फिर उसने बोला अग्निवीर में जाऊंगी तो 4 साल में निकाल दिया जाएगा मैडम। मैं जो है वो दूसरे IDPP में ट्राई करूंगा बोल के, उसके बाद जैसे वो कमाई करेगा उसके माँ को देख सकेंगे क्या। उसके माँ जो पैरालाइज है वो उसके जिम्मेदारी कौन उठाएगा? गवर्नमेंट उठाएगा क्या? CC साहब बोल रहे थे कि उसको कंपनसेशन में पैसा देगा। वो कंपनसेशन उसके माँ का कैसे इलाज होगा? उसके बच्चा नहीं है, उसके बच्चा उस पैसे से खरीद सकते हैं क्या? उसकी माँ को देखने वाला वही बच्चा था। उसके सिस्टर भी कितना उठाएगा दर्द। ऐसा कहाँ का इंसान है कि सीधा शूट करे? हम लद्दाखी वालों ने सिर्फ पिक्चर में देखा था कि गोले मार के खून निकालते हैं, वो सिर्फ पिक्चर में देखा था। आज हकीकत में हो गया। ऐसा कहाँ का इंसाफ है? मोदी सरकार का कैसा इंसाफ है? सब बैठे हैं, छुपे बैठे हैं। गवर्नमेंट टीचर जो है गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, सबको बोलते हैं कि स्टेटस मत लगाओ, ये मत करो और छुप के बैठो। छुपना भी चाहिए क्योंकि उसके बाद उनके साथ बहुत ही बुरी हाल होता है।
जो पहले जमिया सिंह सर थे, जमिया सिंह टाइम पे जो भी टीचर आवाज उठाते थे उनको या संस्कार भेज देते थे या वहाँ बॉर्डर एरिया पे। मैं नहीं डरती, मैं हर जगह बैठी हूँ, चाइना बॉर्डर में भी बैठी हूँ, पाकिस्तान बॉर्डर से साइड से स्कूल में बैठी हूँ। मैं नहीं डरती, मुझे कहीं भी भेजना है भेज दीजिए। मैं अपने बच्चे की आवाज उठा रही हूँ। मैं उसको अभी जस्ट कॉलेज में एडमिशन। जिस तरह से बोल रही है टीचर, आपको मैंने बताया कि वो जो है टीचरों को वो बता भी रही है, उनको कहा जा रहा है कि अगर कोई बोलेगा तो उसको बॉर्डर पे जाके छोड़ आएंगे। इन लोगों को ये पता नहीं है कि लद्दाख जो है बॉर्डर ही है, चीन का भी बॉर्डर है और वो पाकिस्तान का भी बॉर्डर है। ये आरएसएस वाले जो है 100 साल से बकवास कर रहे हैं, बकवास उनकी खत्म नहीं हुई है। देखिए अभी क्या नई बकवास हुई है। देश की स्वतंत्रता में देश के लिए कितने काम आए, ये देखिए भागवत जी का एक छोटा सा टुकड़ा दिखाता हूँ। राज्य पर आधारित कभी रहा नहीं। हमारे यहाँ नेशन स्टेट की कल्पना नहीं है। हमारी ये संस्कृति राष्ट्र को बनाती है। राज्य आते जाते रहते हैं, राष्ट्र निरंतर विद्यमान रहा है। सनातन काल से अब तक ये हमारा प्राचीन हिंदू राष्ट्र है। इस अर्थ में हिंदू राष्ट्र है। सब प्रकार के उतार चढ़ाव हमने देखे, गुलामी भी देखी, स्वतंत्रता भी देखी। हम सदैव विद्यमान है और इसलिए हिंदू समाज का बल संपन्न होना, शील संपन्न होना, संगठित होना इस देश के एकता, एकात्मता, सुरक्षा और विकास की गारंटी है। हम एक और दिखाता हूं आपको। ये तो आपने सुन लिया, एकात्मता, हिंदू राष्ट्र, राष्ट्र राज्य आते जाते रहते हैं। ये वेटनरी डॉक्टर है, परम पूजनीय है नरेंद्र मोदी जी। अनुमान लगा लीजिए कैसे पूजनीय है और देश की आजादी में कहाँ रोल था इनका, दिखाता हूं आपको। ये देखिए, इन्होंने मोदी जी ने 100 साल आरएसएस के होने पर सिक्का जारी किया है। सिक्के के ये भारत माता है। भारत माता के हाथ में जो है ये तिरंगा नहीं है, ये भगवा झंडा है। और ये अब भक्तगण अगर कोई देख रहा होगा तो एक आध भक्त बोलेगा कि सिक्के का दूसरा पहलू आपने नहीं देखा है। दूसरे पहलू में जो है वो भारत का चिन्ह है, अशोक स्तंभ बना हुआ है दूसरी तरफ, और उस पर लिखा हुआ है राष्ट्राय स्वाहा, इदम राष्ट्राय इदम नमम। मैं पढ़ रहा था, मैं संस्कृत बहुत नहीं जानता हूँ। कोई भाजपा का ही एक मंत्री लिखा कि ये राष्ट्र का कुछ नहीं है, सब मेरा कुछ नहीं है, सब राष्ट्र का। राष्ट्राय स्वाहा, हम लोग तो स्वाहा का मतलब होता है नाम बोलिए, उसके बाद स्वाहा मतलब जला दीजिए, उसको भस्म कर दीजिए, कहीं दे दीजिए, अर्पित कर दीजिए, होम कर दीजिए। और ये जो डाक टिकट देख रहे हैं, ये 1963 में आरएसएस को जो है, जो दिल्ली में जो परेड होती है स्वतंत्रता दिवस पर, उस परेड में आरएसएस भाग लिया था। नेहरू जी ने कहा था कि बहुत महान काम किया है, आइए आप भी परेड में शामिल होइए। तो इनको गर्भोन्मत्त होने के लिए भी नेहरू की आवश्यकता है। 1963 की जरूरत पड़ती है। 100 साल में इनको यही दिखा था 1963, जब नेहरू ने कहा कि आप आइए और परेड में भाग लीजिए। लेकिन हिंदू राष्ट्र के रट नहीं जा रही है इनसे। उसके अलावा देखिए राहुल गांधी ने जो कहा है, उससे पता चलता है कि राहुल गांधी सच बोल रहे हैं या नहीं बोल रहे हैं। हमारे साथ जुड़े हुए और सारे साथी, ये हमारे साथ 4 साथी हमारे साथ हैं। शैलेंद्र भाई, शैलेंद्र भाई नमस्कार, आपका स्वागत है। शैलेंद्र भाई दिल्ली में बैठे हुए अभी, जब वहां से झारखंड से दिल्ली गए बच्चों के, और कह रहे हैं कि हम बाल कटवा के देखिए शरीफ बन के बैठे हुए हैं, बढ़िया है। और हमारे साथ है सुनील शुक्ल जी। सुनील जी नमस्कार, आपका स्वागत है। सुनील जी आते ही सुनील जी ने शिकायत की, कल आपने बताया भी नहीं कि प्रोग्राम नहीं करेंगे। हमने कहा मैं क्या करूं, 9:30 बजे तो मैं घर पहुंचा। सुबह सुबह मैंने सबसे सॉरी बोला, हमारे जो राइट साइड पैनलिस्ट होते हैं उनके। तो सुनील जी भी नाराज हो गए। प्रफुल्ल भाई ने कहा कि जो है अब कहाँ करिएगा, 9:45 बज गया है। तो प्रफुल्ल भाई नमस्कार, आपका स्वागत है। हालांकि मेरी तबीयत भी खराब थी प्रफुल्ल भाई, आपने जब कहा कि कहाँ कीजिएगा तो मेरे मन से बड़ा एकदम दुआ निकली आपके लिए कि आपने मुझे बोलने से बचा लिया एकदम। अभी भी तबीयत बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन
विनय भाई हैं तो दिक्कत नहीं है। विनय भाई नमस्कार, आपका स्वागत है। विनय भाई पौंडीचेरी में है। लेकिन शुरुआत करते हैं, और आप तमाम साथी जो हमारे साथ स्क्रीन पर हैं, जो कमेंट बॉक्स में, आप सबको नमस्कार, सबका स्वागत। दशहरा की सबको शुभकामनाएं। अब यहाँ रावण नहीं जला तो क्या हुआ? आप अपने भीतर जो रावण कहीं आ गया है, फूज गया है, निकल गया है, उसको जला लीजिए। और रावण को जलाने के लिए आग की जरूरत नहीं पड़ती। रावण को जलाने के लिए सत्य के साथ चलना होता है। गांधी को एक बार याद कर लीजिए, रावण अपने आप जल जाएगा। शैलेंद्र भाई, राहुल गांधी क्या गलत कह रहे हैं? कोलंबिया में जाकर के जो बोल रहे हैं, ऐसा क्या कह दिया उन्होंने कि भाजपा वाले लोग एकदम तिलमिलाए हुए हैं? राहुल गांधी को गाली देने का कोई अवसर नहीं छोड़ते। रविशंकर प्रसाद कहते हैं राहुल गांधी को अब सीरियसली नहीं लेना चाहिए। फिर सीरियसली क्यों लेने लगते हैं ये लोग? राहुल गांधी को सीरियसली इसलिए नहीं लेना चाहिए कि मोदी जी के स्तर का झूठ राहुल गांधी नहीं बोल पाते हैं। और अगर जैसे किसी को इज्जत मिलती है झूठ बोलने से, और झूठ उनके इज्जत का जैसे परचम लहराता है, तो ये विचार करना चाहिए कि वो किस तरह के लोग हैं। भाई, राहुल गांधी से तिल मिलाने की वजह है इसलिए कि राहुल गांधी एक इंक्लूसिव इंडिया की बात करते हैं, वो पिछड़े दलितों की बात कर रहे हैं। राहुल गांधी जैसे सोशल सिक्योरिटी और एक जो इंडिया था, जो वेलफेयर की तरफ जैसे बढ़ा हुआ इंडिया था, उस इंडिया की बात करते हैं। और मोदी जी जैसे क्रोनी कैपिटलिज्म की बात करते हैं। उनके कैबिनेट से लेकर तमाम जगहों पे सवर्णवादी शक्तियां जो हैं वो ताकत में जैसे हैं, और इस ताकत का स्रोत जैसे आरएसएस की फिलॉसफी के अंदर छुपा हुआ है। आरएसएस अपने सार तत्व में स्त्री विरोधी, शूद्र विरोधी, दलित विरोधी, और सबसे बढ़ के जैसे इस देश के अंदर वो जो सामाजिक संस्कृति है उस संस्कृति का विरोध करने वाली संस्था रही है। और इसके लिए दो किताब हम आराम से पढ़ सकते हैं। एक जो बंच ऑफ थॉट्स गुरुजी गोलवलकर की किताब है, और दूसरी किताब वी आवर नेशनहुड डिफाइंड, ये भी गुरुजी गोलवलकर की किताब है, जिसमें वो साफ साफ तरीके से कहते हैं कि मैं प्रेरणा नाजीवाद से लेता हूं। चूंकि राहुल गांधी नाजीवाद से प्रेरणा नहीं लेते हैं, इसीलिए आरएसएस के लोग उनसे नाराज हैं। और वो कह रहे हैं कि राहुल गांधी को सच नहीं बोलना चाहिए, यानी राष्ट्र के रक्षा के लिए और राष्ट्र के सम्मान के लिए उनको बाहर जाके झूठ बोलना चाहिए कि हिंदुस्तान जो है सो दुनिया का सबसे बड़ा स्वर्ग है, यहाँ बराबरी है, यहाँ भाषाई अल्पसंख्यकों की बराबरी, भाषा की बराबरी, लिंग और जाति के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाता है। यहाँ उमर खालिद, गुलफिसा या जैसे कोई और जैसे जेल के अंदर बंद नहीं है, और उनके साथ कोई डिस्क्रिमिनेटरी ऑर्डर नहीं चल रहा है। तो इसलिए जैसे वो तिलमिलाए हुए हैं। इनके पॉलिटिकल फिलोसफी में द्विराष्ट्र का सिद्धांत इन्होंने दिया। और आपने ठीक ही कहा कि आज 2 तारीख है, 2 तारीख को राम के विजय के साथ भी इसको जोड़ा जाता है, और महिषासुर के साथ, महिषासुर मर्दनी के रूप में भी दुर्गा को याद किया जाता है। तो इस दशहरे के मौके पे बड़ा बढ़िया कोइंसिडेंस है। गांधी का जन्मदिन भी है और आज दशहरा भी है। गांधी का रास्ता राम का रास्ता है। राम का रास्ता जैसे दुर्गा पूजा का रास्ता है, और इस रास्ते से उनको सख्त नफरत है। गांधी के हत्या के दाग न वो धो पाए हैं न धो पाएंगे। सीधा सीधी तौर पे उन पे आरोप न सही, लेकिन एक बात तो ये तय है कि हिंदू महासभा और गोलवलकर जी के पॉलिटिकल फिलोसफी में वो बात छुपी हुई थी जिसके द्वारा गांधी की हत्या की गई। गांधी की हत्या एक खास वैचारिकी के तरफ से किया गया। गांधी जिस हिंदुत्व का अवगाहन करते थे उसमें जात पात पूछे नहीं कोई, हरिके भजे से हरिके होई जैसी परंपरा थी। और साथ ही साथ तुलसीदास भी कहते थे कि कवितावली में उन्होंने कहा कि धूत कहो, ब्राह्मण कहो, राजपूत कहो, काहू के बेटी से बेटा न ब्याहब, मांग के खइबो मस्जिद को सोइबो। तो वो जो हिंदुत्व था जिसमें उनको मस्जिद में सोने से एतराज नहीं है, गांधी उसके एडवोकेट थे। इसीलिए वर्णाश्रम पोषित एक हिंदुत्व की जो अवधारणा थी, उस अवधारणा के जरिए से तो ये पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट भी था। और इस पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट में गांधी की हत्या एक खास किस्म के वैचारिकी के तरफ से की गई, और ये गांधी की हत्या के जैसे मूल कारक हैं। और इसीलिए आरएसएस के लोग न इस देश की आजादी की लड़ाई में शरीक रहे, न ही वो इस देश के अंदर चलने वाले जैसे सामाजिक सुधार के आंदोलन में शरीक रहे। राजा राम मोहन राय पैदा हुए इस देश में, विवेकानंद पैदा हुए, नानक पैदा हुए, रैदास पैदा हुए इस देश के अंदर, ईश्वर चंद्र विद्यासागर पैदा हुए इस देश के अंदर, और तमाम किस्म के लोग पैदा हुए जो अपनी विसंगतियों के साथ जैसे लड़ते रहे। मैं इसमें एक बात खाली कहना चाहता हूं कि दुनिया में आपने कोई ऐसा प्रोडक्ट देखा है जिसका कोई बाई प्रोडक्ट नहीं हो?
दुनिया की सर्वोत्तम रचना मनुष्य है और उसका बाई प्रोडक्ट क्या है? थूक है, कखार है, मल है, मूत्र है। आप तौबा तौबा करके निकल जाइएगा। तो जब आप हिस्ट्री को प्रोक्लेम करने बैठते हैं तो हर संस्कृति जो है वो महानता का विसर्जन करती है और साथ ही साथ बाई प्रोडक्ट के रूप में वो सती प्रथा, वो बाई प्रोडक्ट के रूप में कास्ट सिस्टम, वो बाई प्रोडक्ट के रूप में वो पैदा करती है तिलक दहेज की प्रथा। और जाहिर सी बात है कि जब आप जैसे हिस्ट्री की धार को आगे बढ़ाते हैं तो आपके पास जो श्रेष्ठ और सुंदर होता है उसका अवगाहन करते हैं और जो गंदी चीजें होती हैं उसका आप परित्याग करते हैं। जब आप ऐसा कर रहे होते हैं तो असल में आप जैसे इस देश का अपमान नहीं करते हैं। इस देश के अंदर जो उसका सत्व है उस सत्व को लेके इस देश महान राष्ट्र की परंपरा को आगे बढ़ाने का काम करते हैं। लेकिन ये जैसे बाई प्रोडक्ट के प्रोक्लेमेंट हैं, जो वर्णाश्रम को प्रोक्लेम करते हैं, जो मनुवाद को प्रोक्लेम करते हैं। और आज का दिन इस बात को याद करने का दिन है कि बने गांधी को 30 जनवरी को मारा गया, जिनके द्वारा वो लोग कौन थे? प्रार्थना सभा में जाते हुए गांधी मारे गए। इंसानियत के एक रोशन और बुलंद मीनार को गिरा दिया गया और उन पे ये आरोप लगाया गया कि वो हिंदू विरोधी हैं। उस गांधी पे ये आरोप लगा जिस गांधी ने मरते समय हे राम कहा। उस गांधी के ऊपर राष्ट्रद्रोही होने का आरोप लगा के उनकी हत्या की गई। तो बराबर ये झूठ का नैरेटिव गढ़ते हैं। ये भगत सिंह को आतंकवादी समझते हैं। ये जो है सो सावरकर को जो है सो महान देशभक्त समझते हैं जो माफीनामा लिख के वहां से जेल से छूटता है और इन तमाम बातों पे गर्व करते हैं। और अब जो सिक्का आपने दिखाया अभी, वो सिक्का असल में वो हिंदू राष्ट्र के उस अवधारणा की एडवोकेसी करता है। क्या हिंदुस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन इसकी इजाजत देता है? और बहुत सारे यहाँ दोस्त मौजूद हैं, इसलिए एक बात खाली कह के कि ये जो फेक नेशनलिज्म का जो नैरेटिव है, इस नैरेटिव पे हम बोलना चाहते हैं बस 2 मिनट के लिए और इसके बाद अपनी बात खत्म करेंगे। बात यह है कि एक दफे काशी के विद्वत परिषद में जवाहरलाल नेहरू बोल रहे थे, तो वहां बोलते हुए उन्होंने कहा कि मैं बहुत बार ये कोशिश करता हूं कि मैं भारत माता का ठीक ऐसा ही ध्यान करूं कि जैसी भारत माता तस्वीरों में दिखाई गई हैं, हाथ में त्रिशूल लिए एक औरत जो सिंह पे सवार है। काश की भारत माता इतनी ही खूबसूरत होती तो कितना अच्छा होता। लेकिन मैं जब जब भारत माता का ध्यान करता हूं तो मुझको चिथड़ों में लिपटी हुई एक औरत दिखलाई देती है जिसकी पसलियां गिनी जा सकती हैं। तो अभी भी भारत माता कमोबेश वैसी ही हैं। लेकिन जिस भारत माता की ये पूजा करना चाहते हैं, ये भारत माता इनके लिए एक अमूर्त सत्ता है और ये अमूर्त भारत माता इनके कांधे पे कोई मूर्त जिम्मेवारी नहीं सौंपती है। इस भारत माता से मोहब्बत करने के लिए विराट कोहली के छक्के पे ताली बजाना पड़ता है। इस भारत माता से मोहब्बत करने के लिए ऐश्वर्या राय अगर रैंप पे कैट वॉक कर रही हो और हिंदुस्तान की कोई लड़की दुनिया के सुंदर लड़कियों में शुमार हो गई हो और आपके छाती में देशभक्ति का बुलबुला फूटे तो सीटी बजाने का मौका निकल आता है। और हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच जब मैच हो और पाकिस्तान हार जाए तो कहना ही क्या है, नेशनलिज्म को सेलिब्रेट करने के लिए चीयर्स कहने का मौका निकल आता है। ये नेशनलिज्म बड़ी थ्रिलिंग है, इंचेंटिंग है, मजेदार है, रोमांटिक है। लेकिन हम और हमारी तरह के लोग या आपकी तरह के लोग और सुनील भाई जैसे लोग या विनय जी जैसे लोग या प्रफुल्ल भाई जैसे लोग जब भारत माता कहते हैं तो वो भारत माता अमूर्त सत्ता नहीं है, वो दिल की तरह धड़कती हुई जिंदा चीज है जिसमें 140 करोड़ से ज्यादा लोग सांसें लेते हैं, जिनके जिंदगी की अपनी अजियतें हैं, तकलीफें हैं, मुश्किलें हैं। और वो भारत माता अपने को व्यक्त करती हैं नदियों के रूप में, पहाड़ों के रूप में, जंगलों के रूप में। जंगल जो काट दिए गए, नदियां जो नाले से बदतर हो गए और पहाड़ जो नंगे कर दिए गए, और तब भारत माता आर्तनाद करती हुई आती है और वो आवाज लगा के कहती है कि मेरे चाहने वाले, मेरे महबूब बेटे कहाँ हो, मेरी इस दुर्दशा पे कुछ तो बोलो। कोई बोलता ही नहीं है, क्योंकि जब आप इस भारत माता से मोहब्बत करते हैं तो आपके मुंह का जायका खराब हो जाता है, आपके पैर धरती के कठोर चट्टान से टकरा जाते हैं और आपके कांधे पे बदमजा किस्म की जिम्मेवारियां चली आती हैं। तो बीजेपी इसी नैरेटिव को गढ़ती है और अडानी और अंबानी को भारत का सिनोनिमस बना देती है और वो कहती है सर्वस्व समर्पित कर दो अपनी मातृभूमि को। मातृभूमि का मतलब हमारा जमीन है, हमारी माँ जिससे हम पीड़ा कर। और एक और लायबिलिटी फ्री आखिरकार आपको कर देती है, वो कहती है कि भारत माता अजरा है, अमरा है और दुनिया में सबसे सुंदर है और वो कभी बीमार ही नहीं पड़ती है। मेरी माँ कभी बीमार नहीं पड़ती है, इसीलिए उसको इलाज की जरूरत नहीं है। इसीलिए रिस्पॉन्सिबिलिटी फ्री जो नेशनलिज्म है ये बड़ी थ्रिलिंग है, मजेदार है। और इस नेशनलिज्म को इनकैश करके वोट पाया जाता है और इस नेशनलिज्म के गर्भ से घृणा के संदेश पैदा किए जाते हैं और अंततः
जैसे इस नेशनलिज्म से प्यार करने वाले लोग इतिहास के त्रासद प्रहसन का एक हिस्सा बन जाते हैं, जहां आप नायक के बदले खलनायक और गद्दारों को जैसे पूजने के लिए बाध्य हो जाते हैं और अभिशप्त हो जाते हैं। इसीलिए उनके पास नायक के रूप में सावरकर हैं, इसीलिए उनके पास नायक के रूप में जो है वो नाथूराम गॉडसे हैं, और इनके नायकत्व में नए भारत के निर्माण की परिकल्पना है, और ये सिक्का उसी भारत की उद्घोषणा है। इसीलिए आज के तारीख में गांधी के जन्म दिवस के मौके पे और रावण दहन जब हम करने के लिए निकले हुए हैं, तो अपने अंदर जो घृणा का रावण है, जो वर्चस्व और दंभ की भाषा का रावण है, और रावण की संततियां जो इस देश के अंदर से जनतांत्रिक मूल्यों को ध्वस्त कर देना चाहती हैं, उनके खिलाफ आज ये शपथ लेने का मौका है। तो एक तरफ वो आरएसएस के 100 साल का जश्न मना रहे हैं, और दूसरी तरफ हम ये कहना चाहते हैं कि हम इस नए हिंदुस्तान के साथ खड़े हैं, जिसमें स्वतंत्रता, समता और न्याय के मूल्य बोध समाहित हैं। तो ये दो विचारधारा का कॉन्फ्लिक्ट है, और इस कॉन्फ्लिक्ट में जैसे बीजेपी के साथ कारपोरेट का पैसा खड़ा है, हमारे साथ हिंदुस्तान की जनता और हिंदुस्तान का इतिहास है। इसी के गर्व से हमको प्रेरणा मिलेगी, और इसी के गर्व से हमको ताकत मिलेगी, और इसी ताकत के जोर से आरएसएस के इस वर्चस्ववादी दंभ की घोषणा का अंत किया जाएगा, जो अपने सार तत्व में शूद्र विरोधी, स्त्री विरोधी और सबसे बढ़ के घृणा से संचालित है। जी, बस यही कहना। हमारे एक साथी लिख रहे हैं एके भाई खबर दे रहे हैं, और बड़ा जरूरी खबर है, मुझे नहीं पता था। मैं जीजी पारिक साहब को जानता था, आप कहना चाहिए। जीजी पारिक साहब जो है वो, उनका आज निधन हो गया सुबह सुबह, और वो जीजी पारिक साहब जो है 101 साल का शायद थे। जी, 101 साल उनकी उम्र हो गई थी, और पनवेल के पास उनका जो है सेंटर है, जहाँ पे उनका बनाया हुआ यूसुफ मेहर अली सेंटर, 65 साल पहले उन्होंने इसकी स्थापना की थी। और वो 1942 में जो भारत छोड़ो आंदोलन था, करो या मरो, उसमें वो भी शामिल थे, और 16 वर्ष उनकी उम्र थी, और वो जेल गए थे उस वक्त, और 10 महीने तक जेल में रहे थे। फिर 1946 में उन्होंने जनता वीकली निकाला, जो आज भी प्रकाशित हो रहा है, और बेहद सज्जन आदमी थे। हमारे एक दोस्त है मंजुल भारद्वाज, शायद जानते हो शैलेंद्र भाई, बिल्कुल वहीं जानते पे हैं। जी अपने नाटक का रिहर्सल करते हैं, वहीं पे करते हैं। हमारा सम्राट अशोक जो उन्होंने प्ले किया था मंजुल ने, तो पहला शो वहीं पे किया था, इसलिए भी बड़ा यादगार है। मंजुल से भी बात नहीं हो पाई, नहीं तो मैं को लगाता 2 मिनट बोलिए जीजी पारिक साहब के बारे में। हमारे एक और साथी कह रहे हैं, सुरेश चंद जी याद दिला रहे हैं कि आज ही के दिन बाबा साहब ने धर्म परिवर्तन किया था। 14 अक्टूबर 1956 दुर्गा पूजा थी, उस दिन विजयादशमी के दिन ही बाबा साहब ने हिंदू धर्म छोड़ा था, बुद्धिज्म स्वीकार किया था। और ये भी याद रखने वाला है, ये भी है कि आज गांधी का जन्मदिन है, लाल बहादुर शास्त्री का जन्मदिन है, ये सब भी याद रखने वाला है। अब प्रफुल्ल भाई, मैं आपसे ये समझना चाहता हूँ, जो अभी एक वीडियो छोटा सा मैंने दिखाया भी, जिसमें भागवत जी बोल रहे हैं, राष्ट्र की बात कर रहे हैं। राज्यों को तो आना आता जाता रहता है, राष्ट्र है जो सनातन है। ये किस राष्ट्र की बात कर रहे थे? कह रहे थे हिंदू राष्ट्र। कहाँ है हिंदू राष्ट्र? असल में सभी को नमस्कार। इनके मन में और मुंह में जो आता है वही ये बोल देते हैं। उनका कोई तार्किक आधार की तलाश इनकी बातों में करना कहीं से भी वो उचित नहीं होता है, क्योंकि इनके पास कोई तर्क नहीं है। अभी सुन रहा था, कहीं बोल रहे थे इन्हीं लोगों के समर्थक या नेता कुछ की आत्मनिर्भरता मजबूरी न बन जाना, नहीं बननी चाहिए। अरे तो आत्मनिर्भरता क्या कटसी है? आत्मनिर्भरता तो मजबूरी में ही, ये पर निर्भरता जो है सो मजबूरी नहीं बन जानी चाहिए। आदमी निर्भरता तो मजबूरी में ही अपनाता है ना, किसी पर निर्भर होता है, तो नहीं बन जानी चाहिए। क्या बात है? इसका राज्य आते हैं जाते हैं, राज्य से इनका क्या मतलब है? जाहिर है कि अभी जो बिहार, बंगाल, इस तरह के जो राज्य हैं, स्टेट हैं हमारे संविधान और इस नए राष्ट्र में, उससे इनका से है कि नहीं है। राज्य और राज्य में भी ये फर्क नहीं कर पाते। इनसे पूछिए काफी सघनता से कि भाई राम राज होता है कि राम राज्य होता है?
तो ये नहीं बता पाए कि इनका आशय रामराज से है कि रामराज से। तो इनकी बातों पर क्या बहस करें क्या न करें, वो तो एक अलग बात है। आज 2 अक्टूबर है, 2 अक्टूबर तो गांधी जयंती और लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती तो फिक्स है, लेकिन इस बार संयोग ऐसा है कि इसी तारीख में विजयादशमी भी है और बाबा साहब का धम्म परिवर्तन का दिवस भी दीक्षा भूमि में आज ही है। और ये तमाम चीजें मिलकर के जब हमें सोचने पर बाध्य करती है कि आरएसएस की जो शतवार्षिकी है आज, उसने क्या दिया। इतनी भी तमीज नहीं दी है कि आपने जिस संविधान और जिस की सत्ता पर जिस परंपरा में आप आए हैं, उसका जो राज चिन्ह है अशोक स्तंभ का जो हमारे पास है, वह हमारे तिरंगे को छोड़ करके और किसी ध्वज को नहीं पहचानता है, लेकिन आपने उसके माथे पर वह भगवा ध्वज दे दिया है। और यह उसका भक्त, उसका पुजारी, उसका रक्षक जो लोग को दिखाया गया है, जो लोग उनको अपना अभिवादन सौंप रहे हैं, वे कौन हैं जो हाफ पैंट में हैं और एक खास तरह के गणवेश में हैं, उनकी पहचान क्या है। वह ध्वज तो साफ साफ दिख रहा है कि वह भगवा ध्वज है, लेकिन वह जो खड़े हैं, जो भगवा ध्वज को जो सलामी दे रहे हैं, आदर व्यक्त कर रहे हैं, उनके आदर व्यक्त करने के स्टाइल से और इससे जाहिर है कि उनके यहाँ से ही लिया गया है और उनकी शतवार्षिकी पर ये किया गया है, तो वो अपना दे रहे हैं। इन तमाम बातों में अगर हम वैधता की बात तलाशेंगे कि कहाँ इनका ऐतिहासिक इसकी वैधता है, ये कहते हैं कि आरएसएस के लोगों ने काफी स्वतंत्रता आंदोलन के मेन स्ट्रीम में ये थे, इन्होंने बहुत काम किया, तो 2-4 के नाम भी तो साथ ही साथ बता देने चाहिए ना। इन लोगों के नाम को क्यों छिपाया जाता है, इन लोगों के नाम को उजागर कीजिए ना, अपने नायकों का नाम सामने लाइए जो जिन लोगों ने राष्ट्रीय आंदोलन में भाग लिया था। देखिए, राष्ट्रीय आंदोलन में भाग लेना, महात्मा गांधी की जब हत्या हुई तो ऐसे संगठन थे जो खामोश रह गए, स्तब्ध रह गए, जिन्होंने अपनी कोई राय नहीं व्यक्त की, लेकिन फिर भी उन्हें दोष नहीं दिया जाता है, क्योंकि राय नहीं व्यक्त करने का या उनकी सब यात्रा में शामिल न होने का या कुछ दूर तक शामिल होने का उन्हें हक था। उन्होंने अपनी भावना उसी ढंग से व्यक्त की, लेकिन मिठाई बांटने वाले लोग, खुशियां मनाने वाले लोग तो सिर्फ यही थे। और इसकी शिकायत भी की गई थी, क्या सच था क्या झूठ था, लेकिन ये गांधी की हत्या से बहुत नाखुश तो नहीं थे। इन्होंने कहा कि गांधी क्या तो राष्ट्र से ऊपर हो गए हैं। गांधी राष्ट्र से ऊपर नहीं, गांधी हमेशा राष्ट्रवाद से ऊपर सोचते थे। गांधी मानवता के आशा थे, मानवता के प्रतीक थे। दुनिया में शायद ही कोई ऐसा देश होगा जहां गांधी को लोग, उनकी मूर्ति की स्थापना नहीं है, जहां लोग गांधी को नहीं स्वीकार करते हैं, गांधी के सिद्धांतों को लोग नहीं याद करते हैं। शायद ही दुनिया में कोई ऐसा देश होगा। और ये गांधी का ही प्रताप है कि अब किसी और ने तो नहीं कहा था कि खादी आंदोलन की बात करते हैं, बोलते हैं कि खादी ने गरीबों को सहारा दिया, लेकिन उस खादी को किसने सहारा दिया इसकी चर्चा नहीं करते। अभी तो जो लोग थे, जो गांधी के हत्यारों की मंदिर बनवाने वाले लोग भी संसद में, इसी संसद में थे। किसी संदर्भ में हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि वे उनको माफ नहीं करेंगे। माफ नहीं करेंगे, क्या माफ किया और नहीं किया पता नहीं। अब राहुल गांधी जब इन तमाम बातों को उठाते हैं तो जैसा कि आपने कहा कि बोलते हैं राहुल गांधी को गंभीरता से नहीं लिया जाना चाहिए। हे परम आदरणीय, आपने कब कहा था कि राहुल गांधी को गंभीरता से लेना चाहिए? इसके पहले कभी कहा था क्या कि राहुल गांधी को गंभीरता से लीजिए? या आपको यकीन था क्या कि देश के लोग राहुल गांधी को गंभीरता से ले रहे हैं? तो आपको यकीन नहीं था। अब लेकिन आपको लग रहा है कि राहुल गांधी को लोग गंभीरता से ले रहे हैं, इसीलिए आप गुजारिश कर रहे हैं कि उनको गंभीरता से न लीजिए। आप राहुल गांधी को लोकतंत्र के लिए खतरा बता रहे हैं। लोकतंत्र का तो काम है, क्या कहा उन्होंने कहा कि विविधता के लिए जगह होना चाहिए, विचारों के वैविध्य के लिए लोकतंत्र में जगह होनी चाहिए, यही बात तो उन्होंने कही। एक छोटा सा कट उनका भी राहुल गांधी का दिखाता हूँ, छोटा सा कट दिखाता जी। तो ये बोलते हैं राहुल गांधी जब लोकतंत्र की बात विदेश में उठाते हैं या हमारी भारत की जो
वर्तमान स्थिति की चर्चा करते हैं तो इससे देश की छवि पर असर पड़ता है, देश की बदनामी होती है और लोग कहते हैं कोई कसर नहीं छोड़ते हैं। ये वही मानसिकता है कि अगर किसी महिला के साथ, घर के परिवार में किसी मतलब कन्या के साथ, लड़की के साथ या किसी महिला के साथ अगर कोई बाहर में छेड़छाड़, अत्याचार होता है तो घर के गार्जियन बोलते हैं कि इसका विरोध मत करो, कुछ बोलो नहीं, थाना में जाके FIR मत करो, क्योंकि घर के इज्जत का सवाल है, घर बदनाम होगा। तो ये घर की बदनामी को सत्य के उजागर से कोई बात अगर होती है तो इनको लगता है कि इससे देश की बदनामी हो रहा है। ऐसा लगता है जैसे दुनिया को खबर ही नहीं है कि आप अपने यहाँ क्या कर रहे हैं, आपने वांगचुक पर क्या आरोप लगाया। और वांगचुक की जो श्रीमती जी हैं, जो खुद भी बहुत बड़ी एक्टिविस्ट हैं, तो वो जब पत्र लिख रही हैं प्रधानमंत्री को, वो आई हुई हैं और वांगचुक पर जो आरोप लगे हैं, तो वो क्या आरोप लगे हैं, क्या वो कर रहे थे? वो तो वही कह रहे थे जो आज ये लोग कह रहे हैं कि आंदोलन को हिंसक नहीं होना चाहिए, बल्कि हिंसक हो जाने के कारण उन्होंने आंदोलन वापस ले लिया। अंग्रेजों ने भी चौरी चौरा कांड में जब हिंसा की घटना हुई थी तो अंग्रेजों ने भी महात्मा गांधी पर हिंसा भड़काने का आरोप नहीं लगाया था कि महात्मा गांधी ने जान करके हिंसा भड़काया है। और खासकर जब उन्होंने वापस ले लिया तो सभी स्तब्ध रह गए। वांगचुक ने जिन्हें जो सोनम वांगचुक ने अपने आंदोलन को स्थगित कर लिया, वापस कर लिया था वहां पर, इस बात से कि अगर हिंसा का प्रवेश होता है तो हमारे आंदोलन की जो सातत्य है, इसकी जो निरंतरता है वो इससे खंडित होती है। उस आदमी को आपने देशद्रोह के नाम पर गिरफ्तार कर लिया है। ऐसी बात हो गई इस देश में। मेरे कहने का आशय सिर्फ ये है कि आज के दिन बहुत ही अंतर विरोधों और कठिन संदर्भों का दिन है। अगर हम इसे याद करते हैं कि बापू की हत्या करने वाली विचारधारा इस एतबार से की पूरी हो रही है। उन्होंने ठीक ही सवाल उठाया था कि क्यों नहीं इसे प्रतिबंधित कर दिया गया। अरे राम ने तो कहा था, जिस राम का विजयदशमी मना रहे हैं, उस राम ने कहा था, उन्होंने प्रतिज्ञा ली थी कि हम धरती को इसके निश्चर विहीन करेंगे या अन्यायी शक्तियों से मुक्त कर देंगे। वो कर पाए क्या? बैन लगाने से इनकी कोई ताकत नहीं जाती है। ये जनता को सोचने की जरूरत है। इसको किसी सत्ता के बल पर, किसी ताकत के बल पर इनको पराजित करने की बात नहीं है। इनको पराजित जनता की नैतिकता ही कर सकती है, हमारे आपके जैसे लोग कर सकते हैं। और इसके लिए हमारे पुरखों ने अपने लोकतंत्र की प्रक्रियाओं पर बहुत भरोसा किया। ये लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं का सहारा लेकर के ये सत्ता में आ गए और आज लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं को ही नष्ट कर रहे हैं। तो कुछ न कुछ तो होगा, इनका भी उपचार। जनता देखेगी इस बात को, जनता अंत में फैसला करेगी, क्योंकि अत्याचारी चाहे जैसे भी हो, जिस भी देश में आए, अगर वो लोगों की भावनाओं का कद्र नहीं करते हैं और लोगों की जरूरतों की व्यवस्था नहीं कर पाते हैं, तो जाहिर है कि जनता उसको बहुत दिन तक बर्दाश्त नहीं करती है। इसलिए आज का दिन बहुत ही सोचने वाला दिन है नागरिकों को, तो सोचे कि हमारा देश किधर जाएगा। जी, मैं फिर से दिखाता हूँ राहुल गांधी वाला। Introduce a new view in the world in which polarization maybe is not the right way. I mean, from our perspective, I can only talk about what जी, आवाज आ रही है? आ रही। Large country like India is struggling, even though we have good economic growth, we are struggling to create jobs for our people. And the reason we are struggling to create jobs for our people is because we are not actually producing, we are not manufacturing. We are a service-based economy, and large countries require a manufacturing base, require the act of production to employ its people. So for us, having a world where China produces everything means that we struggle to employ our people. So for us, fundamentally important thing is to start production and start to compete with China on producing material goods. That is central. A country like India simply cannot manage if it doesn't do that. Most of the people, for example, who are creating the polarization in the United States with Mr. Trump are people who have
lost their manufacturing jobs, right? It's the collapse of US manufacturing that has left a huge number of people in the United States and in India and in Europe without jobs. And that's a volatile cocktail, right? So I think what's really important is China has demonstrated to the world how you do production in a non-democratic environment. We cannot do that. We are a democratic environment. We have to have a democratic structure. So for us, what's interesting is, can we develop a model of production, a model of manufacturing that is competitive with China, but in a democratic environment? And that's where a lot of the conversation between countries like the United States and India. जी, विनय भाई, मैं आपके पास आता हूँ। राहुल गांधी जो वहां जाकर के बोल रहे हैं और वो प्रोडक्शन पे बात कर रहे हैं, चाइना प्रोडक्शन करके कितना आगे गया, उसके अलावा लोकतंत्र पे बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि भारत में चीन की तरह भी नहीं हो सकता है, और भारत में बहुत सारे भाषा भाषी के लोग हैं, अलग अलग संस्कृतियां हैं, अलग अलग चीजें हैं, और इसीलिए भारत का संविधान बहुत जटिल भी है और बहुत महान भी है कि सबको सम्मान है, सबका स्वर है, सबके लिए जगह है। लेकिन जो ये भागवत जी बार बार कहते हैं, आरएसएस 100 साल से बोल रहा है हिंदू राष्ट्र नरेंद्र मोदी जी के लिए परम पूजनीय है, हिंदू राष्ट्र कैसे संविधान से बेहतर हो सकता है? धन्यवाद धनंजय जी। देखिए, जो आपने लिखा ना कि राहुल के बयान से बीजेपी को मिर्ची क्यों लग रही है, मिर्ची इसलिए लग रही है कि उनका जो मॉडल है, उस मॉडल का वो जमीन निकाल देते हैं, और वो इसलिए निकाल देते हैं क्योंकि हमारे संविधान में वो इस बात का ढोल तो बहुत जोर शोर से पीट रहे हैं कि देखिए हम चौथी इकोनॉमी हो गए, अब तीसरी इकोनॉमी होने जा रहे हैं, लेकिन वो ये नहीं बताते हैं कि जो देश की जो आजादी के लिए जो लोग लड़ते हैं, वो सिर्फ डेवलपमेंट के लिए नहीं लड़ते हैं, वो इसलिए लड़ते हैं कि उनका जो ओवरऑल विकास है, जो डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस है, वो होगा, ठीक है ना, देश में जो है सबका हक होगा, इसके लिए लोग लड़े, देश को आजाद कराए, है ना। और हमारे संविधान में इसीलिए साफ तौर पर लिखा गया कि जो हमारा लक्ष्य जो है ग्रोथ विथ सोशल जस्टिस है, तो दोनों चीजें हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस होना बहुत जरूरी है। और इसीलिए जब राहुल गांधी अटैक करते हैं कि जो हमारा जो ग्रोथ जो हो रहा है वो जॉबलेस ग्रोथ हो रहा है, एसिमेट्रिक हो रहा है, और वो बता रहे हैं कि भाई जो हमारा जो मॉडल है, इकोनॉमिक मॉडल है, वो मॉडल में जो है वो सर्विस सेक्टर जो है वो ज्यादा हावी है, जो प्राइमरी सेक्टर है उसका रोल बहुत कम है, मैन्युफैक्चरिंग बेस जो है ही नहीं। और जब हम सिर्फ सर्विस सेक्टर पे डिपेंड करेंगे तो जो देश जिसके ऊपर हम हमारा वो सर्विस जिसको दे रहे हैं, उससे हमारी इकोनॉमी के ऊपर बहुत ज्यादा वल्नरेबिलिटी होगी, जो आज हमको देखने में आ रहा है। आज अमेरिका हमारे प्रोडक्ट लेने बंद कर देगा तो हमको बहुत समस्या हो जाएगी। लेकिन साथ ही वो इस चीज को भी अंडरलाइन करते हैं कि हमारा जो मैन्युफैक्चरिंग जो हमारा प्रोग्रेस होना चाहिए वो डेमोक्रेटिक सेटअप में कैसे होगा, उसका मॉडल कैसे बनेगा, वो जरूरी है। चाइना की तरह हम जो है लोगों की आवाज दबा करके मैन्युफैक्चरिंग बेस नहीं बना सकते, जो कि क्लियरली सामने है कि चाइना जो है वो रेयर अर्थ मिनरल्स का वर्ल्ड सप्लायर है। लेकिन क्यों है? इसलिए है कि उसने जो बाकी दुनिया के देश जो थे वो पॉल्यूशन की वजह से और तमाम समस्याओं की वजह से उन लोगों ने अपने यहाँ रेयर अर्थ मिनरल्स की प्रोसेसिंग बंद कर दी, लेकिन चाइना ने इन समस्याओं के बावजूद रेयर अर्थ मिनरल्स की प्रोसेसिंग अपने यहाँ जारी रखी। तो वो समस्याओं को सही जगह पिन पॉइंट कर रहे। एक बात हुई। दूसरी बात ये हुई कि भाई आपने देखिए, जो हम बीजेपी से सिर्फ भावुक होकर के नहीं लड़ सकते, जो संजय सिंह कर रहे हैं या शालिनी श्रीनेत कर रहे हैं, जो बता रहे हैं कि वो आदिवासियों के विरुद्ध है, ये सिर्फ इससे बात नहीं बनेगी।
आप जब किसी शत्रु से लड़ते हैं तो आपको उस शत्रु के बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए। आपको सही जगह पर अटैक करना पड़ेगा। आपको ये जानकारी रखनी पड़ेगी कि आप जब अटैक कर रहे हैं तो उसमें आपने गैप क्या छोड़ दिया है, वो क्या आपको जवाब दे सकते हैं। वो आपको जवाब दे सकते हैं कि भाई हमारे यहाँ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के साथ राष्ट्रीय सेविका समिति भी है। वो कह सकते हैं हम वनवासी कल्याण केंद्र चलाते हैं, तमाम चीज। तो वो आपको उस चीज को ध्यान में रखना पड़ेगा। दूसरी बात ये कि उनका जो मॉडल जो है वो एक्सक्लूजन वाला है, और हमारी आजादी की लड़ाई जो है शुरू से ही जो है वो सबको साथ लेके बहिर्मुखी रही है। और यही वजह है कि चाहे गांधी हो, चाहे वो रविन्द्रनाथ टैगोर हो, सब लोगों ने एक ऐसी मिसाल कायम की कि पूरी दुनिया के लोग जो है हमारी आर्थिक और सामरिक हैसियत के छोटी होने के बावजूद हमको एक मॉडल माना। अफ्रीका के देश, एशिया के तमाम देश जो आजादी के लिए संघर्ष कर रहे थे, हमारी तरफ देखते थे और हमने उन सब की मदद की आजादी हासिल करने में, और उसके बाद वहां के पॉलिटी को स्टेबलाइज करने में। बहुतों को हमने ट्रेनिंग दी कि चुनाव कैसे कराएं, कैसे चीजें करते हैं। अगर राहुल गांधी संजीदा नहीं है, बकवास बातें करते हैं, तो ऐसा थोड़ी कि वहां लोग जो है बाहर में लोगों के पास बहुत फालतू समय पड़ा हुआ है और राहुल गांधी को आमंत्रित दे करके वो जो है वो अपना टाइम खराब कर रहे हैं। क्यों सुन रहे हैं उनकी बात? अगर उस बात में कोई फैक्ट नहीं है तो कोई नहीं सुनेगा, वो अपने आप डिस्क्रेडिट हो जाएंगे। वो इसलिए कर रहे हैं, आपने पूरी मशीनरी लगा रखी कि राहुल गांधी को आप बताएं कि राहुल गांधी इतना मूर्ख है कि उसको नहीं पता है कि आलू से सोना नहीं निकलता, एक तरफ से आलू डालो दूसरी तरफ से सोना निकलता है। तो आप साबित करने में लगे हुए, आप साबित करने में लगे हुए थे कि पप्पू कभी पास नहीं होगा। तमाम तरह की आपके सारा प्रोपेगेंडा जब भरभरा करके गिर रहा है, आप उनको गिरफ्तार नहीं कर पा रहे। आपकी पूरी कोशिश है कि आप उनको गिरफ्तार कर ले, उनकी संसद सदस्यता खत्म कर दे, वो चुनाव नहीं लड़ पाए। उनके सिटीजनशिप पे आपकी नजर है कि भाई इनकी सिटीजनशिप गलत है। तो जो ऐसे, और उनको बाहर ये बात क्यों कहनी पड़ रही है? इसलिए कहने पड़ रही है क्योंकि आप यहाँ पे आपने वो स्पेस छोड़ा ही नहीं है। राहुल गांधी यही बयान आज हिंदुस्तान के अंदर दे, कोई चैनल नहीं चलाएगा, कोई चर्चा नहीं होगी। वो बाहर का आए तो आप पूरे लोग चर्चा कर रहे हैं, आपकी मिर्ची लगी हुई है। तो जो सही जगह चोट पड़ी है इसीलिए आपको परेशानी है। और हमको बीजेपी पे बिल्कुल नजर रखनी चाहिए कि वो जो कहते हैं और वो जो करते हैं, उनके बीच का जो छल है, उस छल को आपको मुस्तैदी से पर्दाफाश करना पड़ेगा। वो सिर्फ और सिर्फ जो है वो भावुक होकर के नहीं चलेगा काम। आपको दिखाना पड़ेगा कि ये कहाँ जो है झूठ बोल रहे हैं और कैसे झूठ बोल रहे हैं, है ना? बिल्कुल सही। क्योंकि ये सहस्त्र मुख से झूठ बोलते हैं और आपको उसका ख्याल रखना पड़ेगा। नहीं, अभी जैसे सबसे बड़ा झूठ तो यही है कि बिहार में घुसपैठिया सारा हो गया। 30 तारीख को आना था, जो आ गया एसआईआर, अब तक घुसपैठिया नहीं बता पाए कि अरे हम लोग सुनिए, ये जो सबसे मेन बात है, ये इक्वेट करना चाहते हैं घुसपैठिया मतलब मुसलमान, ठीक है ना? और रेणु जी मेला आंचल में लिख गए हैं पाकिस्तानिया टोला। अब वो पाकिस्तानिया टोला में जो है सिर्फ मुसलमान नहीं थे, और फरहद मंसूरी साहब आए थे। वो बताए कि कैसे बांग्लादेश से जो हिंदू भाग करके आए, कैसे वो पूर्णिया में उनका टोला जो था पाकिस्तानिया टोला था, है ना? तो आपको जब अपने ही समाज की खबर नहीं है कैसे चीजें हैं और कैसे ये जो हमारे यहाँ, और एक और चीज जो बहुत बात निकल जाएगी वो ये कि लद्दाख का असंतुष्ट होना, नाराज होना हमारे लिए बहुत खतरे की घंटी है। क्योंकि जितने क्रिटिकल डिफेंस पॉइंट हैं लद्दाख में, उतनी दूसरी जगह कम है। दौलत बेग ओल्डी जहां आपका हाईएस्ट जो है रनवे है लड़ाकू जहाज का,
वो लद्दाख में है, कारगिल लद्दाख में है, सियाचिन लद्दाख में है। जो आपके बॉर्डर के गांव होते हैं वो आपके फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस होते हैं। कारगिल में जो घुसपैठ की खबर सेना को पहले नहीं पता चली थी, चरवाहों को पता चले थी। सेना को बहुत सारी जानकारी चरवाहे देते हैं कि यहाँ पर उनका कब्जा हो गया। पैंगोंग लेक जो है वो दोनों देशों के बीच में साझा है, पानी पे कोई दीवार नहीं है। तो ये तमाम चीजें जो है वो सरकार को ध्यान में रखनी चाहिए, और खास करके ऐसे जिनके पूरा वो इलाका सम्मान करता हो उनको आप सीधे सीधे आप देशद्रोही बना देते हैं। तो ये जो है वो जिसको बोलते हैं कि लोकतंत्र में विरोध की आंच को आप नहीं सह पा रहे हैं, क्योंकि आप जो है लोकतंत्र की भट्टी में पूरी तरह से नहीं पके हैं, और इसीलिए उसका ताप आप बर्दाश्त नहीं कर पाते। बिल्कुल। जो लोग लोकतंत्र की भट्टी में पके हैं उनको पता है कि आप देखिए कि सुभाष कश्यप की किताब में बहुत सारी उसे उदाहरण दिए हुए कि कैसे जो है मुंद्रा कांड में जो है वो फाइनेंस मिनिस्टर को रिजाइन देना पड़ा, कैसे वो सामने आए, वो सत्ताधारी दल के लोगों ने उसको पार किया। तो आपको वो डेमोक्रेटिक स्पेस छोड़ना पड़ेगा। सुनील जी, जिस तरह से राहुल गांधी लोकतंत्र की बात उठा रहे हैं, और लोकतंत्र की बात केवल राहुल गांधी नहीं उठा रहे हैं, हम लोग पिछले 11 साल से एक ही बात कर रहे हैं और लोकतंत्र की बात कर रहे हैं। लद्दाख तो सबसे बड़ा उदाहरण है जिसके बारे में विनय भाई ने कहा, और जो महिला टीचर जो रो करके बता रही है वो इस देश का सच है। कहा गया कि यहाँ हमारे देश में विविध भाषा भाषी के लोग हैं, विविध संस्कृतियां हैं, ढेर सारे लोग। दुनिया में जितनी विविधताएं हो सकती है सब हमारे देश में, और सबको एक साथ समाहित करना, सबको एक सूत्र में बांधना बेहद मुश्किल काम था, और उस काम को आसान करने के लिए बाबा साहब को चुना गया, और देश ने, नेहरू ने, गांधी ने और सारे लोगों ने। इसलिए राहुल गांधी जब बोलते हैं कि इसमें सबका विचार है तो मुझे अच्छा लगता है। क्या आपको लगता है कि आरएसएस 100 साल के बाद भी संविधान को समझ पाया है, इस देश को समझ पाया है? वो हिंदू राष्ट्र जपते हैं, कहाँ था हिंदू राष्ट्र? अशोक के समय था हिंदू राष्ट्र, बिंबिसार के समय हिंदू राष्ट्र था, किसके समय था हिंदू राष्ट्र? धन्यवाद रंजय जी। अगर संघ भारत देश को समझ पाया होता तो भारतीयता की बात करता, इंडियननेस की बात करता, तो हिंदुत्व की बात थोड़ा करता। भारत कभी हिंदू राष्ट्र कभी रहा नहीं, राष्ट्र ही नहीं रहा, उसकी सोच भी इस तरह की नहीं रही है। हमारे ऋषि परंपरा की अगर आप बात करें तो कहा जाता रहा कि वसुधैव कुटुंबकम, ये तो उसमें नहीं शामिल था ना कि पूरी दुनिया में हिंदुत्व रहेगा, उसकी व्याख्या तो नहीं कर सकते आप। हमने सह अस्तित्व को स्वीकार किया, उसमें भी हिंदुत्व की बात आप नहीं कर सकते। अगर आप भारतीयता को नहीं स्वीकार, इंडियननेस को स्वीकार करने के लिए नहीं तैयार हैं, या अगर आप इंडियननेस को पहचानते नहीं है, उन कारकों को नहीं पहचानते, तो फिर आप देश को नहीं पहचानते, फिर आप अपने एजेंडे को आगे बढ़ाना चाहते हैं। अब वो आपका एजेंडा यह देश, यह दुनिया स्वीकार करेगी कि नहीं करेगी, यह भी साबित हो गया। 100 साल किसी भी संगठन के लिए बहुत बड़ी चीज है। किसी भी देश, हमारे देश को आजाद हुए 100 साल नहीं, और अगर कोई संगठन 100 साल से अपने गतिविधियों को संचालित कर रहा है, वह एक देश में जहां गठित हुआ वही स्वीकार्य नहीं है। कई राज्य ऐसे हैं इस देश के जहां लोगों ने संघ की उपस्थिति को आप कोई महत्वपूर्ण उपस्थिति को आप नहीं देख सकते। क्यों है ऐसा? 100 साल में तो जिसके ऊपर आप जहां भी आप ढेला भी फेंकिए, सरसों फेंकिए, तो संघी के ऊपर गिरना चाहिए उसको, वो स्थिति नहीं बनी। गोया कि जो दर्शन है, जो सोच है संघ का, उसको लोगों ने स्वीकार नहीं किया। और आप मूल्यांकन कैसे करते हैं? किसी संगठन को आप क्यों स्वीकार करते हैं जिसको आप नहीं भी जाने रहते, जिसको आप उसकी गतिविधियों से परिचित नहीं होते हैं? जब आप उसका मूल्यांकन करते हैं कि आखिर इस संगठन को स्वीकार किया जाए न किया जाए, इसकी सदस्यता ली जाए न ली जाए, इसका समर्थक हुआ जाए या न हुआ जाए, किस आधारों पर करते हैं? इसी आधारों पर तो कि हमारे देश के जो सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक संघर्ष रहे हैं उसमें उसकी भूमिका क्या है।
और अगर आजाद भारत के बाद उसका गठन हुआ तो इस देश की तरक्की में, इस देश की समृद्धि में, इस देश को एकजुट रखने में, इस देश के नागरिकों की बेहतरी के लिए इसका क्या योगदान है, इसके आधार पर मूल्यांकन करेंगे आप। इस देश में दो बड़ी घटनाएं, एक कि हम और आप साक्षी नहीं है क्योंकि हम आजाद हिंदुस्तान में पैदा हुए, लेकिन इस देश की बड़ी जनसंख्या ने आजादी की लड़ाई को देखा, आजादी की लड़ाई लड़ी। आज हम ये सोचते हैं कि उस आजादी की लड़ाई में संघ की क्या भूमिका रही। आजादी के बाद एक दूसरी बड़ी घटना हुई जिसको हम लोकतंत्र का काल्याध्याय कहते हैं, उस पर आपातकाल को लागू करना। उस आपातकाल के दौरान आपकी क्या की उपलब्धि रही। और अगर आप अपने आप को कहते हैं कि आप सांस्कृतिक संगठन है, तो इस देश की संस्कृति को, विरासत को, सभ्यता को, परंपराओं को समृद्ध करने के लिए आपका क्या योगदान रहा, ये तो मूल्यांकन के आधार है। और अगर कोई सांस्कृतिक संगठन आम भारतीय के नागरिक आजादी को सुरक्षित रखने का कोई प्रयास करता हुआ नहीं दिखता, तो कोई नागरिक क्यों स्वीकार कर लेगा। नागरिक आजादी में केवल पॉलिटिकल आजादी शामिल नहीं है, उसकी सांस्कृतिक आजादी भी शामिल है, उसकी परंपराओं पर विश्वास का की आजादी शामिल है, उसको अपनी सभ्यता के अनुसार जीने का भी आजादी शामिल है। और अगर आप पूरे देश को हिंदू मुसलमान में बांट करके देखना चाहते हैं तो वो तो इस देश हित में नहीं है, क्योंकि इस रूप में इस देश को परिभाषित करने की किसी ने कोशिश नहीं की, आगे बढ़ाने की किसी ने कोशिश नहीं की। आज जो संघ कर रहा है वह संघ कम से कम भारतीयता का पोषक नहीं है, भारतीय मूल्यों का पोषक नहीं है, उन आजादी, उन राजनीतिक मूल्यों का पोषक नहीं है जो हमारे राष्ट्र नायकों ने हमको सौंपा। अगर आप इस देश के झंडे में विश्वास नहीं करते हैं, देश का झंडा जब स्वीकार किया गया तब आपने इसकी आलोचना की रंग के आधार पर। आपने जब संविधान स्वीकार कर लिया गया तो आज भी आप कहते हैं कि उसमें भारतीय कुछ नहीं है, सब कुछ बाहर से लिया गया हुआ, उधार लिया गया। आप भी नहीं बताते हैं क्या उसका स्वरूप क्या हो जाए। आप ये बता दीजिए कि जो चीजें हैं, जो ऐसी चीजें बाहर से ली गई हैं, उनको हटा दिया जाए। आप धर्मनिरपेक्षता और समाजवाद जो शब्द शामिल किए गए भारत के संविधान में, उसको आप स्वीकार करने के लिए नहीं तैयार है। क्या भारत का धर्मनिरपेक्षता और समाजवाद दोनों शब्द किसी के लिए गाली है, अपमानजनक शब्द नहीं है, कि विकसित समाज के गुण है, वैल्यू एडिशन है। जो समाज समृद्ध है उसका एक वैल्यू एडिशन है, उसकी एक ताकत है। अगर आप धर्मनिरपेक्ष होने के लिए तैयार नहीं है, गोया कि आप कट्टरता छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। और कट्टरता क्या किसी व्यक्ति और किसी समाज के विकास का सहायक हो सकता है? संभव है ये बड़े सवाल हैं जिनको लेकर के पूरा देश चिंतित है। इसीलिए संघ की स्वीकृति मुझे नहीं दिखाई पड़ती। और अब सवाल है कि राहुल गांधी को लेकर के बेचैनी क्यों है। राहुल गांधी भी इन्हीं सवालों का, जिनके पूरे भाषणों को आप सुनिए, सरकार की आलोचना को देश की आलोचना करने, साबित करने में पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी लगी हुई है। आप इसको स्वीकार कर सकते हैं क्या? कोई सरकार देश कैसे हो सकता है? आप केवल और केवल केयर टेकर है फॉर टाइम भी। केयर टेकर को मालिक होने का अधिकार कैसे दिया जा सकता है? वो संस्था होने का अधिकार कैसे दिया जा सकता है? सरकार है, सरकार देश की केयर टेकर है, उसको इस देश की जो जिम्मेदारी सौंपी गई है उसके लिए कुछ नियम कानून बनाए गए हैं। उन नियम कानूनों का अगर वो पालन नहीं करती तो उसकी आलोचना होगी। लेकिन चूंकि ये भारतीय जनता पार्टी सरकार की आलोचना सुनने के लिए तैयार नहीं, क्यों? कि उसको एक्सपोज होने की आशंका। उसको ये लगता है कि वो जितना आडंबर रचे हुए है वो खंड खंड हो जाएगा, जो खंड खंड हो रही है, इसीलिए वो आलोचना को स्वीकार नहीं करती और आलोचना करने वाले की विश्वसनीयता पर सवाल पैदा करती है कि उस व्यक्ति पर विश्वास किया जाए कि न किया जाए, या इसकी बेचैनी है। राहुल गांधी ने जो बातें कही, अगर वो बातें तर्कहीन हैं, आधारहीन हैं, देशहित के खिलाफ हैं, बिल्कुल आप उनकी आलोचना कीजिए। लेकिन अगर ये उनका ये कहना है कि हमारे देश में लोकतांत्रिक संस्थाओं को, संवैधानिक संस्थाओं को कमजोर किया जा रहा है, तो कौन सी गलत बात है ये बात कहीं नहीं जानी चाहिए। और अगर कोलंबिया में कह दी गई तो पाप हो गया, और भारत में तो आप कहने की इजाजत है किसी को नहीं दे रहे हैं। आप सवाल इस बात का है, तो बेचैनी यह है कि राहुल गांधी के रूप में, जिस राहुल गांधी को लेकर के यह पार्टी हमेशा से सुशंकित रही, इसीलिए राहुल गांधी की विश्वसनीयता को लेकर के इसने सवाल पैदा किए और ऐसे नैरेटिव बढ़ाने की कोशिश की
जिससे उनकी विश्वसनीयता हमेशा संदेह के घेरे में रहे। वो अपने इस अभियान में सफल नहीं हो पाए। और आज राहुल गांधी इस सरकार के लिए, इस सरकार की सोच के लिए, इस सरकार का जो संगठन है, इसके लोकप्रियता को लेकर के एक बड़ा संकट पैदा हो गया, कर दिया राहुल गांधी ने। इसलिए बेचैनी है। मतलब राहुल गांधी के भाषण को कांग्रेस के द्वारा प्रचारित करने के पहले ही बीजेपी के लोग आक्रामक हो गए। और अगर वो इतना ही महत्वहीन है तो आप उनकी बात में ध्यान क्यों दे रहे हैं? केवल यह है कि भारतीय जनता पार्टी या भारतीय जनता पार्टी का जो अनुसांगिक संगठन है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, और उसके जो अन्य संगठन है, वो सभी मिलकर के जो नैरेटिव बनाने का प्रयास कर रहे हैं, उसको देश स्वीकार नहीं कर रहा, कर नहीं सकता, क्योंकि वह उसके खून में नहीं है, उसकी परंपराओं में नहीं है, उसके जहन में नहीं, उसके जिन्स में नहीं है। हम धर्म विशेष के प्रति आग्रह नहीं हो सकते। हमारे धर्म विशेष के प्रति हमारी आस्था होती है, लेकिन दूसरे धर्म के प्रति हमारा कोई विरोध नहीं होता, विद्रोह नहीं होता। नहीं, बस जो कुछ है हम ही है। तो ये सब कुछ अपने अनुसार ढालने का जो प्रयास है संघ का, और वो यह देश स्वीकार नहीं कर सकता। इसी कारण मैं मानता हूं कि वो स्वीकृति नहीं हो पा रही है, और यही मैं मानता हूं कि राहुल गांधी जैसे लोग स्वीकार नहीं हो पा रहे हैं। राहुल गांधी के प्रति इस तरह की आक्रामकता होती है इस सरकार और इस संगठन का। जी, बहरहाल बहुत बहुत धन्यवाद प्रफुल्ल भाई, विनय भाई, और हमारे साथ जुड़े हुए थे सुनील जी, हमारे साथ शैलेंद्र भाई थे, उनका भी आभार, और आप तमाम साथियों का आभार जो हमारे साथ यहाँ जुड़े रहे। और फिर मिलते हैं हम कल।